Welcome back to all of you at this platform on English 3873 as well as English Mantra First. My dear friends, with the help of this video, we are launching a concept on English, especially for banking PO and clerk. My dear friends, आपके सामने क्वेश्चन जो जब भी कोई पेपर में आता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है समझना, लेकिन आई थिंक बच्चा देखता है समझता नहीं है, और ये बात मैं हर क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर ओपन करते हैं। ये इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़पेपर है आपका। इसी से हम समझेंगे कि टिपिकल डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को समझना कैसे है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसके अंदर आपको पता चले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी सेंटेंस के अंदर आपको फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट क्या है। चलिए देखिएगा, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का मीनिंग ये नहीं होगा कि आप वहाँ पर कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्ब्स का, नाउन का, प्रोनाउन का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पढ़ें न्यूज़पेपर को और फिर देखें कि इतना बड़ा एक सेंटेंस दिया गया है जिसको देखते ही हर स्टूडेंट की आंखें खुल जाती हैं। लगता है कि शायद उसको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो रीज़न क्या है कि आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रीज़न है वो यही है कि आपको क्लास में पढ़ाई जाती है ग्रामर, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हर क्लास में मैं ग्रामर से पहले एक ही बात कहता हूँ कि लैंग्वेज को समझना है, आंसर को फाइंड आउट नहीं करना है। लेकिन बच्चे एरर को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। तो देखना नहीं है, किसी वर्ड को देखना नहीं है, आंसर को फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस पे फोकस करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गिवन इन द सेंटेंस, देन फाइंड आउट द सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको सेंटेंस को रिलेट करना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं न्यूज़पेपर को। तो सेंटेंस में देखिएगा, ये न्यूज़पेपर का की कुछ लाइनें आपके सामने हैं। वन बाय वन मैं आपकी लाइनें बढ़ाता रहूँगा। देखिए आगे, ड्रॉइंग अटेंशन टू साइंटिफिक वर्क as labor, the need for a closer examination of the subjectivities of educated, trained government employees in charge of field data collection on marine fisheries is emphasized. तो my dear, सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ ड्राइंग से और फिनिश हुआ एम्फेसाइज से। एक इतना लेंथी सेंटेंस दे दिया गया तो क्या आपको आंसर मिल पाएगा? अगर आंसर नहीं मिलता तो रीज़न क्या है उसका? तो माय डियर, आंसर ये है कि कमी, रीज़न जो है वो आपकी डेली बेसिस की क्लास में है। अगर आपको एक पर्सन एक्सपीरियंस होल्डर टीच कर रहा है तो वो आपको लैंग्वेज समझाएगा, लेकिन अगर उस टीचर को आपको सिर्फ इतना ही समझाना है कि आप खुश रहें, आपको आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाए, बेसिक जिसको हम बोलते हैं, जिस बेसिक को कवर करने में 3 महीने से 4 महीने का टाइम लग जाता है, और 3 से 4 महीने के अंदर बच्चे का ड्यूरेशन ख़त्म, बच्चा बैच कंप्लीट करके घर चला जाता है। उसको बाद में पता चलता है कि पेपर में जो आ रहा है और जो क्लास में हुआ जिसको आपने बेसिक कहा, उस दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो माय डियर, न्यूज़पेपर के ज़रिए हम बेसिक को समझेंगे कि बेसिक किसे कहा गया है। तो बेसिक सिर्फ 5 मिनट का या कहा जाए 1 मिनट का काम है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको एग्ज़ाम के लिए कोई बुक्स परचेज नहीं करनी है, कोई रूल याद नहीं करना है, कोई वोकैबलरी याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सेंटेंस ऑन न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट आपके सामने ड्राइंग अटेंशन है, लेंथी सेंटेंस दिया गया है। तो मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक सेंटेंस बना दिया। देखिएगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, ड्रॉइंग अटेंशन टू साइंटिफिक वर्क एज लेबर इज एम्फसाइज्ड। यानी कि मेन पॉइंट ये था, बस बीच में क्या कर दिया गया, आपने देखा वहाँ कोमा लिखा है स्टार्टिंग में एज लेबर के बाद, है ना। और मैं क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब भी कोमा आ जाता है तो कोमे का मीनिंग ये हुआ कि पहले वर्ड की विशेषता हो रही है। अगर मैंने ये कहा संजीव कुमार
तो संजीव कुमार के बाद मैं अगर ये कहूँगा आ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो मुझे बीच में कोमा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, संजीव कुमार कोमा आ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो जो बाद वाला पार्ट है वो पहले पार्ट का विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो बीच जो मेन पॉइंट है आपका कोमा के बाद, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो मेन पॉइंट समझो, दबाव किस चीज़ पर डाला गया है, एम्फेसाइज किस पर किया गया है, तो किया गया अटेंशन, ड्राइंग अटेंशन। लेबर के रूप में साइंटिफिक वर्क की ओर ध्यान को खींचने पर दबाव दिया गया। ये इस लाइन का मीनिंग है। अब इसको थोड़ा और बेसिकली समझो। मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ, हर बैंक की क्लास में लिखवा चुका हूँ, प्लस बोल चुका हूँ कि जो कॉन्टेंट्स मैं करवा रहा हूँ किसी भी आपके बैंकिंग की, महिंद्राज की या किसी और बुक में मेंशन नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट बेसिक जो मैं समझा रहा हूँ, हर एग्ज़ाम पर यूपीएससी की एग्ज़ाम पर, एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग की, पीओ की, क्लर्क की, एसबीआई की, आईबीपीएस पीओ की, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन या बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो मैंने आपको समझाया था आई नीड अ जॉब, और फिर मैंने कहा आई हैव अ नीड फॉर अ जॉब, या फिर मनी, या एनीथिंग एल्स। तो आपने नोटिस किया कि आपके पहले सेंटेंस के अंदर ये जो नीड दिया गया है, ये जो नीड है ये वर्ब है, और सेकंड जो नीड दिया गया है ये नाउन है। कैसे पता चला ये नाउन है? जिस नीड से पहले आर्टिकल है तो इट मीन्स ये नाउन है, और जिस नीड से पहले आई है, सब्जेक्ट है, इट मीन्स वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट में देख लीजिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। यहाँ पर नीड से पहले यू दिया गया है, ये भी सब्जेक्ट है। अगर नीड से पहले सब्जेक्ट है तो ये नीड क्या है, वर्ब है। क्लियर? क्या ये पॉइंट मैं क्लास में करवा चुका हूँ? से यस। चलिए तो देखिएगा, नीड दिया गया लास्ट के दो सेंटेंसेस में, नीड एनीथिंग एल्स, तो एनीथिंग एल्स से पहले कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आपने नोटिस किया आ नीड फॉर अ जॉब दिया गया। देखिए जस्ट सॉरी, एक नीड दी गई है, उस नीड के साथ दिया गया है यहाँ पर फॉर, और इस नीड के बाद जॉब से पहले कोई फॉर नहीं दिया गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब नीड एज ए नाउन यूज होगा तो उसके बाद फॉर यूज होगा, और जब उस नीड के साथ उस नीड का यूज एज ए वर्ब होगा तो उस नीड के बाद कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। ये कंसेप्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट को देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मीनिंग मैंने बताया आपको, एडजेक्टिव होता है, विशेषता होती है। लाइक यहाँ पर देखिए, एन एग्जॉस्टेड कैमल, ऊँट क्या है, थका हुआ ऊँट, तो एग्जॉस्टेड क्या हुआ, विशेषता हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया, आर्टिकल और नाउन के बीच में जो जब भी यूज होगा तो क्या यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। तो ये एग्जॉस्टेड थर्ड फॉर्म है, बिना किसी रूल के। सिर्फ समझो मीनिंग क्या कह रहा है, थका हुआ ऊँट, तो विशेषता हुई ना। तो आर्टिकल्स को या किसी रूल को अप्लाई मत करो, सिर्फ ये देखिए बेसिक कंसेप्ट कह रहा है। हिंदी बनाइए, थका हुआ ऊँट, टायर्ड पर्सन, ब्रोकन हार्ट, दिल कौन सा है, टूटा हुआ दिल, तो ब्रोकन क्या हुई, विशेषता हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट में, एजुकेटेड प्लस नाउन या ट्रेंड प्लस नाउन, ये दोनों वर्ड्स आपके न्यूज़पेपर में मेंशन है, और इन दोनों के बाद क्या यूज हुआ, नाउन यूज हुआ है। तो एजुकेटेड और ट्रेंड क्या हुआ, विशेषता हो गई। तो मैंने आपको तीन बातें बताई कि जब एक नीड एज ए वर्ब यूज हो रही है तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही है। नंबर टू, जब नीड को एज ए नाउन यूज़ किया गया तो उसके बाद फॉर का यूज़ हुआ है। नंबर थ्री, थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगी, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया है। तो चलिए एक बार बैक चलते हैं और उसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में दिया गया था, ड्रॉइंग अटेंशन टू साइंटिफिक वर्क एज लेबर, कोमा द नीड फॉर अ क्लोजर। तो देखो, आपने देखा यहाँ पर द नीड दिया गया, तो ये द नीड क्या हुआ, ये द नीड क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि नीड से पहले क्या दिया, दा दिया है। इट मीन्स ये नीड
नाउन है। और जब नीड को एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या यूज़ होगा, प्रेपोजिशन यूज़ होगा। तो प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ होगी, फॉर यूज़ होगी। ये क्लास में करवा चुका हूँ कि फॉर का यूज़ कैसे हुआ। मैंने ये नहीं बताया कि फॉर का रूल यूज़ कहाँ होगा, मैंने ये बताया कि नीड जब एज ए नाउन यूज़ होगा तो उसके बाद फॉर आएगा। और मुझे याद है एक लड़की तानिया ने ये भी आंसर दिया था कि शायद ऑफ यूज़ होगा। और ऑफ का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हिंदी की आवाज़ आ रही है का, किसी चीज़ की आवश्यकता, हमें ऐसा लगता है। तो माय डियर, मैंने बताया था उस दिन क्लास में भी कि ऑफ का यूज जो आपको लग रहा है वो मिस्टेक है, उसके साथ फोर आएगा। तो देखो आपके सामने न्यूज़पेपर वाले ने भी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है द नीड फॉर, आपको समझाने की कोशिश की है कि नीड जब एज ए नाउन यूज होगा तो उसके बाद फॉर का यूज होगा। तो आपने क्या समझा, प्रेपोजिशन समझ ली, इसी में आर्टिकल समझ लिया और इसी में नाउन समझ लिया। प्लस ये सारा कंटेंट्स एक न्यूज़पेपर में दिया गया है तो न्यूज़पेपर भी समझ लिया। और पेपर में क्या आएगा, एक न्यूज़पेपर ही तो आने वाला है, एक क्लोज टेस्ट बनाकर दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव बनाकर दिया जाएगा। एरर जो बनेगी किसी न्यूज़पेपर से उठाकर दी जाएगी, जिसको देखकर बच्चे को लगेगा कि शायद इसमें मिस्टेक है, शायद ये रॉन्ग है। आंसर क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट का मतलब है हमारे डियर, कंसेप्ट इन द सेंस सेंटेंस को जोड़ना, सेंटेंस को समझना। लेकिन बच्चा समझता है आंसर को कि आंसर कहाँ पर है। प्लीज़ don't try to find out the answer in the sentence, just try to understand what's the meaning in the given sentence। ये आपका फंक्शन यही है, स्टूडेंट का काम पढ़ना या सीखना है, न कि आंसर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फिशरीज, और फिशरीज के बाद लिखा हुआ इज, तो आपको लगता नहीं है कि शायद फिशरीज है, प्लूरल है, इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो 99% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ इज क्यों आया, दबाव किस पर डाला गया है, ड्राइंग अटेंशन पर, ध्यान को खींचने पर दबाव दिया गया है। सब्जेक्ट क्या बना आपका, ड्राइंग अटेंशन। ड्राइंग मीन्स जेरेंड, जेरेंड मैंने बताया था कल भी आपको कि ड्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दो काम करता है, फर्स्ट एडजेक्टिव का और सेकंड नाउन का। तो ड्राइंग यहाँ पर क्या है, एक्शन है, नाउन है। इज किसके बेसिस पर यूज हुआ है, ड्राइंग के बेसिस पर हुआ है। इसी टाइप से मैंने आपके सेंटेंस को बनाया है, नेक्स्ट सेंटेंस को इसके अंदर बिल्कुल सेपरेट लिख दिया है कि इज एम्फेसाइज क्यों आया, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि क्लास में हो भी चुका है। और प्लस मैं आज आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से दिखा रहा हूँ जो क्लास में कल हुआ, जो क्लास में कल करवाया गया और वो आज न्यूज़पेपर में मेंशन है। आप सोच सकते हैं कि सर का कंटेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर के अंदर बाद में आ रहा है और आप उसको पहले पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आप आगे सेंटेंस को लेकर चलता हूँ, कंसेप्ट को समझते हैं। इस स्लाइड का कंटेंट सारा हो चुका है। फिर मैंने सेंटेंस बना दिया आपके सामने कि एक थोड़ा वही सेंटेंस बना दिया है, एक लेंथी सेंटेंस बना दिया है जो न्यूज़पेपर में दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ फेरबदल कर दिया। आपसे मुझे पूछना है इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या हुई, क्या बता सकते हो इसमें मिस्टेक क्या है। मैंने इसके अंदर सेम वही सेंटेंसेस हैं, जस्ट कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। लाइक अगर आप समझे यहाँ पर मैंने बताया आपको नीड ऑफ, आपको लगेगा कि नीड ऑफ आना चाहिए, लेकिन क्या दिया गया है, ऑफ दिया गया है, क्योंकि आपको लगता है क्या ऑफ आना चाहिए, ऑफ दिया गया है। तो क्या आप इसमें मिस्टेक फाइंड आउट कर पाओगे, तो आपसे मिस्टेक बनेगी नहीं बनेगी। और सर ने क्या कहा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मैंने कहा यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। मैंने प्रेपोजिशन नहीं सिखाई माय डियर, मैंने प्रेपोजिशन नहीं सिखाई है, मैंने कंसेप्ट बताया नाउन की रिक्वायरमेंट क्या है। जो नाउन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक साथ में आ रही है। फिर इसी सेंटेंस के अंदर, यानी कि अगर आप कहें कि सेंटेंस में मिस्टेक कितनी है सर, तो एक मिस्टेक तो ऑफ की हो चुकी है, दूसरी मिस्टेक आप देखें क्या हो सकती है, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। आप देखें यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फिशरीज, इज लिखा हुआ है। अगर मैं फिशरीज के प्लेस पर आर का यूज़ कर देता हूँ तो 99% स्टूडेंट्स यही लेकर चलेंगे कि आर सही है क्योंकि फिशरीज दिया गया है। अगर आपको लगता है नहीं दिया गया तो मुझे कमेंट करना प्लीज़,
और अगर लगता है कि सर हाँ लगता है कि हमें भी शायद आर का यूज़ लग रहा था, तो इट मीन्स आप पेपर में भी ऐसी मिस्टेक करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया इज का यूज़ हुआ है ड्रॉइंग अटेंशन के लिए। तो इस टाइप से माय डियर आंसर को समझना है, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था 9:30 का और यहाँ पर अब 10 हो चुके हैं। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी भी कोई लेट नहीं हुए, आप बैठकर वीडियो को आराम से देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समझें, और कोई भी डाउट रहे तो क्लास में आकर इसके रिगार्डिंग पूछें। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आर्टिकल्स फॉर नाउन्स, देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है माय डियर नाउन। आर्टिकल्स फॉर यूज किसके लिए होगा? नाउन्स के लिए। प्रोनाउन किसके प्लेस पर यूज किया जाएगा? नाउन पे। वर्ब्स को मॉडिफाई किसके बेसिस पे किया जाएगा? नाउन या प्रोनाउन के। तो प्रोनाउन भी कोई अलग टॉपिक नहीं है, जहाँ पर नाउन है वहीं पर प्रोनाउन है। लाइक संजीव, मैं हर क्लास में बोलता हूँ संजीव नाउन है, और संजीव नाउन है तो ही यूज होगा। तो ही यूज तभी तो होगा जब संजीव होगा। मीन्स संजीव के लिए तो नाउन का, संजीव के लिए ही तो प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। अगर जो नाउन है वही तो प्रोनाउन है, तो क्या प्रोनाउन उससे अलग है? वही बंदा नाउन है, वही बंदा प्रोनाउन है। सिर्फ ये है कि जहाँ संजीव यूज होगा वहाँ पर संजीव को बार बार यूज ना करके उसके प्लेस पर ही का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स फॉर नाउन और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन फॉर नाउन और प्रोनाउन। तो आई थिंक ये 1 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। यस या नो? तो आपके सेंटेंसेस में मिस्टेक कैसे बनेगी ये मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया। इसमें 2 एरर हो सकती है, इसमें एक ही एरर बनाई है मैंने, ऑफ के प्लेस फॉर के प्लेस पर ऑफ का यूज़ करके। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को जोड़िए और समझिए। सबसे पहले समझना है, आंसर नहीं समझना माय डियर, आंसर नहीं समझना प्लीज़, हर टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। इसको आप थोड़ा ऐसे समझो, अगर मैंने सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, पहला छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है 2 एप्पल्स आर एडिबल, यानी 2 एप्पल खाने लायक हैं। तो आर का यूज हुआ किसके बेसिस पर? एप्पल्स के बेसिस पर, क्योंकि एप्पल्स क्या है? प्लूरल है। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। फिर आप देखिए इसे लास्ट सेंटेंस, इसमें लिखा है ईटिंग 2 एप्पल्स आर डे डैश एसेंशियल फॉर मी, यानी मेरे लिए दिन में 2 सेब खाना आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है? 2 सेब या फिर खाना, यानी कि सब्जेक्ट को सर्च करना है ना आपको। सब्जेक्ट मीन्स जो नाउन होगा, लेकिन हर नाउन सब्जेक्ट नहीं होगा। यस, आपको याद होगा आपकी क्लासेस में नाउन नाउन प्रोनाउन वर्ब्स करवाते आ रहे हैं हर टीचर, लेकिन पॉइंट ये देखिए नाउन पेपर में तो बहुत सारे हैं, लाखों नाउन्स आने वाले हैं। इस सेंटेंस में देखो इसमें कितने नाउन दिए गए हैं। फर्स्ट डे नाउन है, कैसे पता लगा नाउन है? क्योंकि आर्टिकल दिया गया है। सेकंड एप्पल्स नाउन है, कैसे पता लगा? क्योंकि 2 1 2 3 4 5 ये सब कौन है? विशेषता है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फॉर नाउन्स, तो एप्पल्स क्या हुआ? नाउन हुआ। तो एक सेंटेंस में 2 नाउन तो ये हो गए, और तीसरा नाउन हो गया आपके पास ईटिंग। ईटिंग क्या है? जेरंड है। जेरंड क्या होता है? जेरंड भी माय डियर मैं क्लासेस में बता चुका हूँ, जेरंड 2 काम करता है, एक एडजेक्टिव का और दूसरा नाउन का। जहाँ पर एक्शन हो रहा है वो नाउन है, और जहाँ पर विशेषता हो रही है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर मुझे बताओ मेरे लिए आवश्यक क्या है? दिन आवश्यक है, सेब आवश्यक है, खाना आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि खाना आवश्यक है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इज। अगर आपको लगता है सब्जेक्ट 2 एप्पल्स हैं, ज़्यादा हैं, तो आप यूज करेंगे आर। तो बताओ मिस्टेक होगी कि नहीं होगी? बच्चे को सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है या जो नाउन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है नाउ एप्पल्स, तो बच्चे से मिस्टेक हो जाएगी। बच्चा यूज करेगा आर, दैट विल बी रॉन्ग।
तो टू एप्पल्स के बेसिस पर आर नहीं आएगा, ईटिंग के बेसिस पर इज आएगा। तो अब इसी पॉइंट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर दिया गया नेक्स्ट, स्पीकिंग वन लैंग्वेज, स्पीकिंग वन लैंग्वेज, यहां पर आ जाइए। सेंटेंस कह रहा है एक भाषा बोलना टफ टास्क नहीं है। तो इज नॉट अ टफ टास्क, तो टफ टास्क क्या नहीं है? बोलना, ये एक भाषा। तो आंसर आएगा, आपको लगेगा सर एक भाषा टफ टास्क नहीं है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है माय डियर, स्पीकिंग टास्क है, बोलना। अब आपको डाउट हो रहा होगा, चलिए इसी पॉइंट को आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझो, साथ में दिया गया है। बट स्पीकिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस डैश कन्फ्यूजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बताओ, डैश के बाद जो लिखा हुआ है कन्फ्यूजिंग, क्या लिखा है? कन्फ्यूजिंग लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजिंग का रिलेशन किस वर्ड से है? हाँ बताओ, ये जो कन्फ्यूजिंग है, ये कन्फ्यूजिंग क्या है? स्पीकिंग है या टू लैंग्वेजेस है? कन्फ्यूजिंग क्या है ये समझना है ना, न कि आपको देखना है। आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपको एक डैश दिखाई दे रहा है, और डैश से पहले आपको टू लैंग्वेजेस दिखाई दे रहा है। बच्चा सोचेगा कि शायद टू लैंग्वेजेस हैं तो आर आएगा, तो आर नहीं आएगा माय डियर, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजिंग बोलना है। कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रही है? जब दो चीज़ें, एक से ज़्यादा दो चीज़ें क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है। तो बोलना सब्जेक्ट है। तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर माय डियर, पहले सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? स्पीकिंग। तो आपको दिखाया जा रहा है लैंग्वेजेस। तो एग्जामिनर आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसमें आपको दिखाई देगा कुछ और, सब्जेक्ट होगा कुछ और। तो सेंटेंस को समझो, लैंग्वेज को समझो, आंसर, क्वेश्चन आंसर निकालने के पीछे मत भागो। तो आई होप क्लियर हो गया। और अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आप इससे ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें सेम कंसेप्ट दिया गया, इसमें लिखा है मेकिंग कमेंट्स ऑन अदर्स डैश इजी फॉर एवरीवन। दूसरों पर कमेंट्स करना आसान है। आसान क्या है? कमेंट्स करना, कमेंट्स या फिर करना? तो आंसर मिलेगा माय डियर, करना आसान है, कमेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो मेकिंग के बेस क्या है? यहाँ पर इज आएगा। जैसे स्पीकिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस के बेस पे क्या था? इज आया था, तो यहाँ पर इज का यूज होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी जाएगा। लेकिन बच्चा सोचेगा शायद इसमें अदर्स हैं, प्लूरल है, आर आना चाहिए। शायद यहाँ पर कमेंट्स दिया गया है इसलिए आर आना चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग होगा माय डियर। तो मेकिंग जेरंड है, जेरंड एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। तो जहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये आपका एक्शन है माय डियर। ये एक्शन है तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। और अगर शायद आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया, इसी पॉइंट को आगे देखो आप। इसमें लिखा हुआ है टॉलरेटिंग देम, यानी कमेंट्स को टॉलरेट करना। टॉलरेट करना किसको? देम को। देम फॉर कमेंट्स। देम क्या? प्रोनाउन है, तो देम किसके लिए? नाउन के लिए। प्रोनाउन भी इसी के अंदर आ चुका है। मैंने प्रोनाउन के कोई रूल नहीं करवाया, सिर्फ आँख खोल कर देखिए। टॉलरेट किसको किया जाएगा? कमेंट्स को। कमेंट्स क्या है? प्लूरल है, उसके लिए क्या आएगा? देम आएगा। तो यहाँ पर देम यूज हो चुका है। तो उनको टॉलरेट करना किसके लिए? कमेंटर्स के लिए। टॉलरेटिंग देम फॉर कमेंटर्स, जो कमेंट करने वाले हैं उन लोगों के लिए टॉलरेट करना डैश क्या है? इनटॉलरेबल है। अगर बात मान लीजिए मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो आसान काम है, लेकिन अगर कमेंट करने वाले लोगों के लिए बात की जाए तो अगर उन लोगों को के ऊपर ही कमेंट कर दिया जाए तो कमेंटर्स जो लोग हैं उन लोगों के लिए वही कमेंट टॉलरेबल नहीं रहते। तो कमेंटर्स के लिए टॉलरेट करना इनटॉलरेबल है। तो इनटॉलरेबल क्या है? कमेंटर्स हैं, देम हैं, या टॉलरेटिंग है?
तो माय डियर इनटॉलरेबल कौन है? टॉलरेटिंग करना, किसी चीज़ को सहन करना असहनीय है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? टॉलरेटिंग। टॉलरेटिंग मीन्स जेरंड, जेरंड मीन्स नाउन एक्शन। तो एक्शन कितने हैं? एक है, तो उस एक्शन के बेस पे क्या आएगा? यूज होगा माय डियर यहाँ पर भी इज। तो अगर आई थिंक अब भी क्लियर नहीं हुआ तो अगला लास्ट सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है डिलीवरिंग स्पीच एट द स्टेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टेज पर स्पीच देना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है एट अर्ली स्टेज, यानी कि अगर उनकी एज कम है उस एज में ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन डैश जो लिखा हुआ है तो इसमें इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। वो सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर हमारी नज़र पड़ती है हमारे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वही है। लाइक स्टूडेंट सब्जेक्ट हो सकता है, स्पीच सब्जेक्ट हो सकती है, स्टेज सब्जेक्ट हो सकता है, टास्क सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने नोटिस किया एक सेंटेंस में कितने नाउन दिए गए हैं। तो क्या नाउन टॉपिक ये सिखाता है नाउन क्या है? नाउन टॉपिक ये सिखाता है फाइंड आउट सब्जेक्ट सो दैट यू मे अप्लाई वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बात किसकी हुई माय डियर? आप फिर से देखिए, सेम वही पॉइंट है, बात हो रही है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट आपका क्या है? डिलीवरिंग। ये एक्शन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा। चलिए माय डियर, अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आया कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। फिर से माय डियर देखो, इतनी स्लाइड्स में जो मैंने समझाया आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस था न्यूज़पेपर का, और उस सेंटेंस के अगले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फील्ड साइंसेस सच एज फिशरीज। जस्ट मिनट, एक बार आप देखिए, लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है एम्फेसाइज्ड। ये पिछले सेंटेंस का लास्ट वर्ड था। इसका मीनिंग होता है दबाव डालना, किसी चीज़ को फोर्स करना। अब इससे पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। इसको समझने से पहले आप एक बार आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्योंकि एम्फेसाइज्ड के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं हुआ। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नीड एज ए नाउन भी काम करती है और नीड एज ए वर्ब भी काम करती है। तो अभी आपने जो वर्ड में देखा एम्फेसाइज्ड, ये वर्ब थी, और एम्फेसिस जो दिया गया है ये नाउन है। और एम्फेसिस जब एज ए नाउन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं माय डियर यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज हुई है। और आपने पीछे सेंटेंस में देखना है या स्लाइड पीछे बैक करके देख सकते हो, एम्फेसाइज्ड के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं हुआ। तो क्या आप इस स्लाइड में या इस वीडियो के जरिए नाउन या प्रोनाउन समझ रहे हो? नहीं, कंसेप्ट समझ रहे हो माय डियर, कि एक वर्ड जो दिया गया है उसको पेपर में किस टाइप से यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने सेंटेंसेस बना दिए उसी एक वर्ड से। तो एम्फेसिस का मतलब है दबाव, ताकत, जोर, और एम्फेसाइज्ड का मतलब है वर्ब। तो जब साइज को एज ए वर्ब को हम बात करेंगे, एज ए वर्ब यूज़ किया जाएगा, तो हम यूज करेंगे सिंपली विदाउट प्रेपोजिशन। और जब आप यूज करेंगे एम्फेसिस, उस केस में आप यूज करेंगे वहां पर ऑन। व्हाट दिस मम्मी कह रही थी है? मम्मी कैसे खा ले गए आपके पापा? आपको दिखाई दे रहा मैं कर क्या रहा हूँ? और मम्मी को खिलाया, दिमाग की दे बना दी इडियट। सॉरी सर, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ देखिएगा। हाँ, मैं कहाँ पर था? सॉरी, एम्फेसिस पर। तो एम्फेसिस के साथ हम यूज करेंगे ऑन, और एम्फेसाइज के साथ हम यूज करेंगे वर्ब। तो आपके हर सेंटेंस के अंदर देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एम्फेसिस दिया गया है, और एम्फेसिस के साथ दिया ऑन, एम्फेसिस के साथ दिया गया ऑन।
जैसे लास्ट सेंटेंस में देखो, देर पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन मैथ एंड साइंस, यानी वे लोग मैथ्स और साइंस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, डाल रहे हैं। तो हर सेंटेंस में एम्फेसिस के बाद ऑन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पर एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेरेमनी एंड क्लोजर, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा माय डियर। एम्फेसिस के बाद हमेशा ऑन आएगा, और एम्फेसाइज के बाद जब एम्फेसाइज का जब वर्ब यूज़ किया जाएगा तो किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने उसी वर्ड को एग्जांपल दिया है बिल्कुल बेसिकली, ताकि आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। एम्फेसिस का मीनिंग दिया गया है द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और अटेंशन दैट इज गिवन टू समथिंग, यानी किसी चीज़ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंस देना। आई थिंक वी शुड पुट एज मच एज एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज, हमें उतना दबाव डालना चाहिए ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज, बीमारी को रोकने में, एज वी डू ऑन क्योरिंग इट, जितना हम उसके इलाज करने पर डालते हैं। तो आफ्टर एम्फेसिस क्या यूज हुआ? ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल, स्कूल्स हियर पुट, आप पुट भी यूज कर सकते हैं, प्लेस भी यूज कर सकते हैं, ले भी यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, देना। क्या देना? ग्रेट एम्फेसिस, दबाव देना। किस पर? ऑन रिटन वर्क एंड ग्रामर, रिटन वर्क पर और ग्रामर पर। लेकिन अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता, स्कूल एम्फेसाइज्ड रिटन वर्क एंड ग्रामर, तो वहां पर ऑन का यूज नहीं होता। दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने पुट प्लेस का यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इस एम्फेसिस को एज ए नाउन की बजाय एज ए वर्ब यूज कर दिया। मैंने कहा स्कूल्स एम्फेसाइज्ड रिटन वर्क एंड ग्रामर, फिर क्वेश्चन ये बनेगा। नेक्स्ट में देखो, द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज गिवन टू अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड, यानी एक्स्ट्रा फोर्स जो दी जाती है एक वर्ड पर या फिर किसी पार्ट, वर्ड के पार्ट पर, व्हेन इट इज स्पोकन, जब ये बोली जाती है। लाइक मीनिंग वही दिया गया, द एम्फेसिस इज ऑन द फाइनल सिलेबल, यानी फाइनल सिलेबल पर दबाव देना। या फिर वेयर डू यू पुट द एम्फेसिस इन द वर्ड कंट्रोवर्सी, आप कंट्रोवर्सी वर्ड में दबाव कहाँ देते हो, स्ट्रेस कहाँ देते हो? वेयर डू यू पुट द एम्फेसिस ऑन द वर्ड, या इन अगर माय डियर ऑन द वर्ड कंट्रोवर्सी। तो हर सेंटेंस के अंदर आपने नोटिस किया, हर सेंटेंस के अंदर वर्ड के एम्फेसिस के बाद ऑन है, और जब एम्फेसिस की बजाय एम्फेसाइज का यूज करते हैं तो किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब मैंने उसी एम्फेसाइज को एज ए वर्ब यूज कर दिया है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। आइड जस्ट लाइक टू एम्फेसाइज, मैं दबाव देना चाहूँगा, मैं दबाव डालना चाहूँगा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर पीपल टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, कि फॉरेन लैंग्वेजेस जो है, फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखना लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपने नोटिस किया कि इस एम्फेसाइज के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही एम्फेसाइज दैट ऑल द पीपल टेकिंग पार्ट इन द रिसर्च वर वॉलंटियर्स, उसने दबाव दिया। क्या इस एम्फेसाइज के बाद ऑन है? नहीं है। उसने दबाव दिया कि ऑल द पीपल टेकिंग पार्ट इन द रिसर्च, रिसर्च में भाग लेने वाले सभी लोग वॉलंटियर्स हैं, निस्वार्थ भाव से बिना किसी सैलरी के काम करने वाले थे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन यूज इटैलिक्स और कैपिटल्स टू एम्फेसाइज अ वर्ड, क्या इस वर्ड से पहले, इस वर्ड से पहले और इस एम्फेसाइज के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज हुआ? नहीं हुआ। तो यही कंसेप्ट समझना माय डियर, और इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को लाइफ में यूज भी करना है। टू मेक समथिंग मोर ऑब्वियस, इसका मीनिंग ये है, एम्फेसाइज मीन्स किसी चीज़ को ऑब्वियस करना, क्लियर करना। तो सेंटेंस दिया गया है, अ गुड वे टू एम्फेसाइज योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा क्लियर करना इन द जॉब इज़ टू राइट, इस जॉब के अंदर आपके इंटरेस्ट को क्लियर करना, इज़ टू राइट अ फॉलो अप ईमेल, एक ईमेल को लिखना है। आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद एक ईमेल को लिखना है।
अगर आप इस जॉब में इंटरेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसका एक यही तरीका है कि इंटरव्यू के बाद आप ईमेल लिखें। तो माय डियर, मैंने आपको के इस वीडियो में कोशिश की आपको ये समझाने की कि संडे के दिन आप बैठ कर ये समझें सेंटेंसेस के अंदर कहाँ पर नाउन दिया गया है, कहाँ पर वर्ब दी गई है, और पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। आप किताबों से पढ़ते हैं, पढ़िए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो कॉन्टेंट्स दिया गया है किताबों के अंदर वो बिल्कुल बेसिक मीन्स 20-30 साल पुराना कॉन्टेंट्स दिया गया, एज इट इज़ दिया जा रहा है, कोई चेंज नहीं किया जा रहा है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, आप समझेंगे वीडियो को, कंटेंट्स को, और हम कंटेंट्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे किस टाइप से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किस टाइप से सेंटेंसेस के अंदर आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको। तो आगे बहुत सारे कंटेंट्स है जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए कंटेंट्स इतना ही। तो कहीं पर कोई डाउट रहा हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू।